ओके बच्चों, जो आपका इंपॉर्टेंट टेस्ट लिया गया था प्री बोर्ड नाम से, उसका सोल्यूशन मैं कराने जा रहा हूं, ठीक है। तो इसमें एक जगह आपने दिया था हाँ, वो 2023 के पेपर के लिए, वो 2024 का पेपर का प्रोटेक्शन है ना। देखो, क्या नीचे लिखे हैं आप? तो यहां पर सर आप हमें हमारी कॉपी दीजिए, हम ही चेक कर देते हैं अपना, वो भी होता है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, विच फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्क्राइब द रीयूजेबिलिटी। तो रीयूजेबिलिटी मतलब रीयूज, जैसे एक क्लास में कोई वेरिएबल फंक्शन है और उस क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट करा दें, तो उस पहली वाली क्लास के वेरिएबल फंक्शन को किसी दूसरी क्लास में यूज कर सकते हो, तो इसी को रीयूज कहा जाता है। यानी एक बार जो डिक्लेयर हो गया उसको दोबारा डिक्लेयर ना करना पड़े, पुराना वाला ही यूज कर लो। तो ये आपका कहां मिलता है? इनहेरिटेंस में मिलता है। उसके बाद द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय द वाई, वाई क्या है? कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर हमेशा 2 बाइट मेमोरी लेता है। फिर विच लूप इवेलुएट्स द कंडीशन एक्सप्रेशन एज बुलियन इफ इट इज ट्रू और इट एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एंड व्हेन इट फॉल्स इट टर्मिनेट द स्टेटमेंट। तो देखो, ऑल द अबव हो जाएगा इसमें, क्योंकि जो है कंडीशन तो फॉर लूप में भी होती है, वाइल में भी होती है, फॉर में भी होती है। तो कंडीशन ट्रू होने पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, नहीं ट्रू होने पर स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट होंगे। तो ये आपका ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। लेकिन अगर वैसे हम इसी को मान चल रहे हैं, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये डू वाइल लूप भी हो सकता है। डू वाइल लूप इसलिए हो सकता है क्योंकि डू वाइल लूप तो कंडीशन से मतलब नहीं होता, वो एक बार तो एग्जीक्यूट हो गई होगा, है ना। तो सही आंसर मैं इसको ना करके इसको कर दूंगा, डू वाइल लूप। वो अलग बात है, मैंने कॉपी में अपनी तरफ से बता दे रहा हूं, मैंने कॉपी में ऑल ऑफ द अबव ही लगाया है, क्योंकि वही मैंने बच्चों को समझाया था। लेकिन ये फैक्ट है कि डू वाइल लूप को पहले कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं होती, इसका मतलब वो एक बार चली जाएगा और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो ही जाएंगे। तो ये डू वाइल लूप हो जाएगा। क्वेश्चन फॉर वाइल नहीं होगा? फॉर वाइल नहीं, वो तो कंडीशन। हम्म क्वेश्चन में क्या समझ नहीं पा रहा। इट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट व्हेन इट इज फॉल्स, इट विल टर्मिनेट। वो कह रहा है ना कि अगर अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, लेकिन यहां पर कंडीशन फॉल्स होने पर ये एग्जीक्यूट हो जाता है, इसलिए हम डू वाइल लूप के साथ में जाना चाहते हैं। सर चेक किए बिना होते ना, तो चेक कहाँ की होती है उसमें के? सर इफ इट इज ट्रू इट सर ये एग्जीक्यूट चेक तो लिखा लिखा है। तो फिलहाल हाँ चेक चेक वर्ड है ना, चेक। हाँ, सर उसमें इफ इट इज ट्रू भी तो लिखा है। इफ इट इज ट्रू इट एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट, अगर वो सही है तब वो तो स्टेटमेंट को डू अपने अंदर मानता है। तो फिर ऐसे तो फिर वाइल डू दोनों होना चाहिए, तो फिर ठीक है, चलो छोड़ो, इसका थोड़ा सा करेक्शन कर दें कि एक बार तो चली जाएगा तब डू वाइल करो, है। तो मैंने इसी को फिलहाल आप लोगों को कॉपी में इसी को चेक किया है, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद कॉल बाय वैल्यू। यहां पर अ फंक्शन विद पैरामीटर ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप, किसी भी फंक्शन में प्रिमिटिव डेटा टाइप अगर होंगे तो कॉल बाय वैल्यू माना जाएगा। और फिर ये प्रोग्राम जो था इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहां पे जरा देखो, ये 1 से चालू हुआ है, ये गेस लगा सकते हो, 1 से चालू हुआ है, तो अगर ये प्लस प्लस होगा तभी तो 6 तक पहुंचेगा, और कंडीशन फॉल्स होगी, लेकिन ये तो माइनस माइनस हो रहा है, तो माइनस माइनस होगा तो ये तो घटता ही जाएगा, 6 से छोटा ही बना रहेगा, इसका मतलब ये नन में जाएगा, कोई 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं है ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड ही होते हैं, इसके अलावा अगर कुछ और दिया है तो वो एक्सेस स्पेसिफायर, या इसको दूसरा नाम क्या दिया जा गया है? एक्सेस मॉडिफायर। मॉडिफायर एक्सेस स्पेसिफायर बोथ आर सेम। फिर उसके बाद देखो आउटपुट, अब जैसे यहां पे, अब ध्यान दो, तुम्हारे लिए बता रहे हैं, यहां 1 में कोई जीरो नहीं लगा है, 0.0, 2 में भी नहीं लगा, तो यानी दोनों इंटीजर हैं। अब इंटीजर इंटीजर डिवाइड करोगे तो इंटीजर में 0.5 आना चाहिए, लेकिन इंटीजर में 0 लेगा, 0.5 छोड़ देगा। अब किसी नंबर की पावर 0 होने पर 1 आता है, सदैव किसी भी नंबर की पावर 0 होने पर सिर्फ 1 आता है। तो यहां 1 आया, और यहां स्क्वायर रूट निकाला 10.0। तो यहां पे 9 आ जाएगा, तो 9 और 1 10, तो अब पॉइंट में 0 पॉइंट में देते हैं तो 10.0 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइडेंटिफायर इज अ नेम गिवन टू। तो आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि जावा के कुछ रूल्स
जो जावा में जितने भी नाम रखे जाते हैं, 4 तरीके के नाम रखे जाते हैं। क्लास का नाम रखा जाता है, यूजर रखता है। वेरिएबल का नाम ABCD यूजर डिफाइन करता है। ऑब्जेक्ट का नाम यूजर बताता है। तो ये जितने भी नाम हैं इनको नाम देना ही आइडेंटिफायर कहलाता है। तो इसमें वेरिएबल का नाम, मेथड का नाम, फंक्शन का नाम, क्लास का नाम, ये सब आता है। तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उसके बाद राइट द आउटपुट। तो इसमें देखो ये कैपिटल ए है और कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में कैपिटल ए आपका 65 होता है और स्मॉल ए 97 होता है और दोनों के बीच में 32 का डिफरेंस होता है। 97 माइनस 65 करोगे तो 32 आ जाएगा। तो इसका मतलब 65 में अगर प्लस 32 कर दें तो 97 बन जाएगा और 97 में माइनस 32 कर दे तो 65 बन जाएगा। और 65 का मतलब ए, 97 का मतलब स्मॉल वाला ए। तो यहां पे देखो कैपिटल ए था, कैपिटल ए में प्लस 32 कर दिया गया। इधर देखो कैपिटल ए में प्लस 32 तो 97 हो गया और 97 के साथ कैर लगा दिया गया तो ये स्मॉल ए में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद व्हाट डज द स्टेटमेंट। तो यहां पे मैट डॉट पावर 0,0 करोगे तो किसी भी, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, किसी भी नंबर की पावर 0 अगर होती है तो क्या आता है, 1 आता है। नहीं, इंडेक्स एरर नहीं है। इंडेक्स भी है, वो 2 ब्रैकेट देखिए, एक ब्रैकेट कम है, ऐसे तो अच्छा, राइट, ठीक। ये सिंटैक्स एरर ही है। वैसे तो इसका ये 1 आएगा, 1.0 और 1.0 इसमें है भी नहीं। और यहां पर देखो ये गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, बंद हुआ, और ये स्टार्ट हुआ, बंद नहीं हुआ, तो ये सिंटैक्स एरर है। यहां पर इसका सही आंसर सिंटैक्स एरर होगा। उसके बाद स्टार्ट्स विद और रैंडम फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, तो बूलियन और डबल सी। स्टार्ट विद चेक करता है कि किसी भी सेंटेंस में अलग से कोई वर्ड आप पूछ रहे हो कि वो वर्ड उस सेंटेंस का स्टार्टिंग वर्ड है क्या, अगर है तो ट्रू रिटर्न होगा, नहीं है तो फॉल्स। जैसे वेलकम में हम पूछे वेल क्या स्टार्टिंग वर्ड है, हाँ है, तो इसलिए ट्रू। ऐसे एंड्स विद में आखिरी वर्ड को चेक कराया जाता है ना, स्ट्रिंग के लिए। कैरेक्टर के लिए होता ही नहीं है। फिर कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर का ही दूसरा नाम टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल स्टेटमेंट अलग चीज होती है, वो इफ एल्स होता है। यहां कंडीशनल ऑपरेटर कहा जाता है, उसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं या सिंगल लाइन स्टेटमेंट भी कहते हैं। फिर देखिए यहां पे OL को ढूंढना था इंडेक्स ऑफ में, तो देखो यहां पे जरा गौर करो, 0 1 2 3 4 5 ये इंडेक्स नंबर है। तो OL कहां पे मैच हुआ, 4 और 5 पर। तो मैच तो 2 लेटर हुए हैं, लेकिन इंडेक्स नंबर वो पहले वाले का रिटर्न करता है। यानी OL में O का इंडेक्स नंबर रिटर्न करेगा, मैच एग्जैक्टली करेगा। OL है या नहीं है, है, तो इंडेक्स नंबर किसका दे, पहला, जो उस वर्ड का पहला लेटर मैच होगा उसका इंडेक्स नंबर देगा। ठीक है, तो यहां पर कितना दे देगा, 4। ये लाइट जला लो, यहां पे 4 दे देगा। सब ऑन कर दो। अरे फैन ना खोलो, फैन ना, इधर वाला बंद करो। हाँ ठीक, ओके। तो यहां पे देखो कितना दिया इसने, 4, और यहां पे क्या है, 1। तो सबस्ट्रिंग क्या कहता है कि 1 से लगाकर 4 का मतलब एक कम। सबस्ट्रिंग हमेशा एक कम, एंडिंग से एक कम तोड़ता है, यानी 4 से 3 तक, 1 से 3 तक। तो देखो 0 1 2 3, तो 1 से 3 तक क्या है, CHO, ऐसे आया है। OL है तो O का खाली नहीं तोड़ेगा, तो O का ही इंडेक्स नंबर इसने 4 दिया है। SCHO पहले वाला O। अरे इसको 1 से 3 तक तोड़ो, देखो क्या दिखाई पड़ रहा है। सर वो तो समझ रहे हैं, लेकिन जो OL लिखा है वो पहले वाले O को क्यों नहीं तोड़ रहा है। अरे ये O है, तो O इससे मैच हो रहा है क्या, OL मैच हो रहा है, तो यही इतना ही खाली मैच होगा। वो दोनों लेके चलता है वो OL, वो जब मैच करने जाएगा तो दोनों लेके जाएगा। मैच करने जाएगा तो एग्जैक्टली जो दिखाई पड़ रहा है वही मैच करेगा। अगर डबल O होता तो यहां से मैच करता। क्योंकि इंडेक्स ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का भी इंडेक्स नंबर बताता है और कैरेक्टर का भी बताता है, और स्ट्रिंग के उसमें पहले लेटर का इंडेक्स नंबर बताता है, मैच पूरा करता है, जैसे OL पूरा मैच किया। उसके बाद द फंक्शन विच चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज, चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रिप्लेस मेथड, अरे रुको तो,
चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो इम्प्योर होता है, और डज नॉट चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्योर। थ्योरी में यही पढ़ाया गया था। फिर उसमें इसमें कौन सा वैलिड नहीं है, तो ऑप्शन ए ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 9 डिवाइडेड बाई i डिवाइडेड बाई 9 करोगे तो अगर ये किसी जगह स्टोर नहीं हो रहा है तो ये इनवैलिड स्टेटमेंट कहा जाएगा। डिवाइड तो कर रहा है लेकिन कहीं स्टोर नहीं हो रहा है ना, इसलिए आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। एक छूट गया ऊपर। आपकी वाला अच्छा, विच कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट एन पैकेज, पैकेज को क्रिएट करने के लिए पैकेज कीवर्ड ही यूज होता है। पैकेज तो हम लोग मतलब कभी किया नहीं। पैकेज इंपोर्ट करते हो, उससे रिलेटेड है, बस छोटी सी बात। इंपोर्ट होगा ना। नहीं, पैकेज को बनाने के लिए, पैकेज को इंपोर्ट करने, इंक्लूड करने के लिए नहीं, बनाने के लिए। और ये भी हमने पढ़ाया है उसमें, थ्योरी जो पढ़ा रहे हैं इस समय, उसकी वीडियो और थ्योरी ध्यान से देखना भाई। व्हाट इज द आउटपुट? अब जैसे इसमें कुछ स्टोर है नहीं, एरे है लेकिन स्टोर है नहीं, और हम प्रिंट करा रहे हैं, कोई इंडेक्स नंबर भी नहीं बताया। अगर हम यहां पर बैट ऑफ 0 लिख देते तो 0 ही दे देता है। डिफॉल्ट वैल्यू तो क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप डिफॉल्ट वैल्यू देता है, प्रिमिटिव नहीं देता है, नॉन प्रिमिटिव दे देता है। तो यहां पर गार्बेज वैल्यू आ जाएगा। गार्बेज वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि मेमोरी में उस समय कोई भी रेंडमली वैल्यू पड़ी होगी वो उठा के प्रिंट कर देगा, और वो हमेशा बदलती रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट लीगल फ्लो ऑफ कंट्रोल? तो लीगल फ्लो ऑफ कंट्रोल, देखो ये सब चारों फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए यूज होते हैं, चारों फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए यूज होते हैं, लेकिन जो सिस्टम डॉट एग्जिट होता है ये लीगल नहीं माना जाता है। तो यहां पे ऑप्शन में सी ही होगा। बाकी आप तो मालूम है ब्रेक, रिटर्न, कंटिन्यू, ये सब सारा कुछ यूज करते हो आप, वो उससे प्रोग्राम से ही बाहर आ जाता है ना। और मतलब जैसे कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन बताओ, ना कि जो है सब कुछ खत्म कर दो, रिश्ता ही खत्म कर दो, ये पूरा प्रोग्राम ही बंद कर देता है। अब पूरे प्रोग्राम से ही बाहर आ गए फिर बचा क्या, क्यों रन नहीं करा रहे थे, तो इसलिए कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, लेकिन जो है वो सीधे बाहर ही कर देता है। इसलिए सिस्टम डॉट एग्जिट 0 को इनलीगल स्टेटमेंट कहा जाता है। फिर उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग कोड एंड प्रेडिक्ट द आउटपुट। अब देखो यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो गए, यहां 5 है तो एस में 5 स्टोर हो रहा है। अब चाहे ये ऐसे लिखो और चाहे ऐसे लिखा होता, ये दोनों का मतलब सेम है। स्ट्रिंग s इज इक्वल टू 5 ऐसे लिखा होता या ऐसे लिखा, बोथ आर सेम। अब यहां पे कॉन्कैटिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जहां जैसे ये s क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो स्ट्रिंग के बाद से, स्ट्रिंग के आगे जो भी है अगर सेपरेट ब्रैकेट में नहीं है तो सब कॉन्कैट हो जाएगा, सेपरेट ब्रैकेट में अगर नहीं है तो सब कॉन्कैट हो जाएगा। हेलो, अरे लाइट चली गई बेटा, आई थिंक। मीटिंग लीव हो गई। सही बात है। चलो इसका वाईफाई ऑन कर देते हैं। 1 मिनट बच्चों, लाइट चली गई है तो मीटिंग लीव हो गई, वाईफाई ऑन कर देते हैं। तो उससे आगे वाला 8 होगा, ठीक है। ए ऑप्शन बी बी। चलो देखते हैं। तो यहां पे क्या होगा, s तो स्ट्रिंग है ना, तो s के बाद जो भी है वो सब जुड़ जाएगा। तो s में है क्या, s में 5 है, तो 5 और उसके बाद 1 1 ये ऐसे जुड़ जाएगा। चलो सब बच्चे गायब हो गए। ओके, तो ये 1 1 हो गया। अब देखो इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि स्ट्रिंग के पीछे अगर कुछ है तो पीछे जो जस्ट पहला जो प्लस है वो तो कॉन्कैट करता है,
उसके बाद और कोई प्लस प्लस लगा है तो वो एडिशन करता है। तो यहां पे 10 और 1 के बीच में एडिशन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11, और 11 के बाद में जो ये प्लस है ये कॉन्कैट करेगा s के साथ, क्योंकि s तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कुछ भी जोड़ोगे तो जुड़ जाएगी वो। तो यानी कि ये 11 भी यहां पर आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आपका B होगा। ये था। उसके बाद देखिए यहां पर हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। हाँ, तो एक से अधिक, जैसे एक से अधिक फंक्शन होते हैं अगर एक क्लास में, तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग होता है या मेथड ओवरलोडिंग, और एक से अधिक कंस्ट्रक्टर होते हैं तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होता है। तो यहां पर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इसका सही आंसर है। फिर उसके बाद ये वाला तो मैक्सिमम सभी का गलत हो गया है, हमने मोबाइल से लगाया, तो ये जो है मैक्सिमम लोगों को गलत हो गया है। तो मैं इसको थोड़ा सा समझा देना चाह रहा हूं। क्या आंसर है? इसका आंसर -9 आया है। हाँ, नहीं, हमें दोनों से मतलब थोड़ी ना, फाइनल x की वैल्यू चाहिए थी। देखो, अच्छा देखो देखो देखो, मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं, बाकी समझने के लिए आप लोग समझ लीजिएगा। ये 4 प्लस -3 डिवाइड -1 इंटू -3 -1। अब इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ कि ये वैल्यू कैसे आ गई। अब देखो सी में यहां पे क्या है, सॉरी सी में क्या था, 0 था ना, तो यहां पे 0 से माइनस माइनस होके कितना हो गया -1, तो ये -1 हो गया, और उसके बाद -1 ही उठ के यहां जाएगा, और -1 यहां पे जब जाएगा तो -1 ही बना रहेगा ना, क्योंकि पोस्ट हो रहा है ये। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका ओवरऑल 4 आएगा। ये बताओ, लिख दें कैसे सॉल्व हुआ, लिख दें। सर अगर वो प्लस प्लस सी होता तो 0 आता ना वहाँ पे? अगर ये प्लस प्लस सी होता तो ये -1 था, 0 हो जाता। तो इसको सॉल्व करोगे तो -4 आएगा, और फिर जब इसमें रखोगे, इसमें, तो इसमें आ जाएगा आपका -4 -2 इंटू 5 इंटू 5 मॉड -1 +5। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका लास्ट में -9 आ जाएगा। तो फाइनल वैल्यू आपकी x की -9 होगी। ये वैल्यू लिख लो, क्योंकि ये टफ है, अपने आप ही प्लस प्लस माइनस माइनस इंटू करें, माइनस करें, डिवाइड करें, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये अपना लिख लो, और बाकी जो है ये सॉल्यूशन इसका है पूरा। अगर कैमरे में आ रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो डाल देना। बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे देखो, ये क्या, ये पेपर नजर आ रहा है क्या? इसमें वैल्यू नहीं नजर आ रही होगी ना? बहुत छोटा है, फिलहाल लिख सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि निपट जाए। ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें कई बच्चों ने गलत कर दिया। देखो इसका वाला देखो, ये पूरे का स्क्वायर रूट था ना, कई बच्चे सिर्फ 4ac का स्क्वायर रूट करे बैठे हैं, -b को बाहर कर दिए, और कई बच्चे ये डिवाइडेड बाय 2 को भी स्क्वायर रूट में ही ले लिए, डिवाइडेड बाय 2 को भी स्क्वायर रूट में ही ले लिया। तो यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं x = math.sqrt b-4 इंटू a इंटू c, इसको सेपरेट ब्रैकेट में कर दो, और फिर ये मैं डॉट, ये भी बंद, ये यही बंद हो जाना चाहिए था, फिर डिवाइडेड बाई 2 इंटू a, ये भी ब्रैकेट में कर दो। हाँ, ये होना चाहिए था। अगर मान लीजिए ब्रैकेट नहीं भी लगाया तब भी टीचर सही कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ,
तो ये इसका है। और यहां पर कई बच्चे नहीं जानते होंगे, स्मॉल ई को मैट डॉट पाव लगा दिया, ये पावर दिखाई पड़ रही है तो सब लोग मैट डॉट पाव लगा रहे हैं, जबकि वो स्मॉल ई अगर है कि पावर कुछ भी कभी भी, तो वो मैट डॉट ई एक्सपी होगा, ई एक्सपी एक्सपोनेंट। तो यहां पे हो जाएगा y इज इक्वल टू, और ये डंडे जो खींचे हैं इसका मतलब नहीं निकाल पाए, मैथ डॉट एबीएस होता है, ये डंडे जो हैं वर्टिकल वाले, तो मैथ डॉट एबीएस ब्रैकेट में मैथ डॉट ई एक्स पी ब्रैकेट में x, और फिर प्लस मैथ डॉट लॉग और ब्रैकेट में a, और फिर ब्रैकेट पूरा बंद, ये वाला ब्रैकेट एबीएस वाला, ये होना चाहिए था, ये इंपॉर्टेंट है। सर ई की वैल्यू क्या होगी उसमें? ई की वैल्यू ई की वैल्यू से मतलब नहीं है, हमें तो जावा में देखना है, वो तो ऑटोमेटिक लेता है उसकी वैल्यू। सही कुछ भी ले लेगा। हाँ मतलब उसकी कुछ डिफाइंड होती है ना मैथ के हिसाब से। चलो मैंने ये सोल्यूशन भेज दिया है ग्रुप पे। ये भेज दिया। नहीं बिल्कुल कुछ नहीं, हाँ बिल्कुल जैसे हमने पढ़ाई है, जैसे पेपरों में आई है प्री बोर्ड में, वैसी ही आएगी। अब देखो, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। तो टर्नरी ऑपरेटर में हम लोगों को क्या करना होता है बच्ची? टर्नरी ऑपरेटर का मतलब पहले रिजल्ट वेरिएबल ढूंढो, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर सिंटैक्स हमारा क्या है? रिजल्ट वेरिएबल इज इक्वल टू कंडीशन क्वेश्चन मार्क वर्किंग कोलन साइन वर्किंग। तो पहले तो जो वेरिएबल होते हैं वैसे डिक्लेयर कर दो, तो INT m इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 4 p, ये सेमीकोलन लग गया। उसके बाद फिर रिजल्ट वेरिएबल क्या है? p, तो p इज इक्वल टू और m माइनस 3 इक्वल टू n क्वेश्चन मार्क मैथ डॉट पाव m,2 ब्रैकेट की बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, m,2 हो गया बस। उसके बाद कोलन साइन और फिर ब्रैकेट में m इंटू m माइनस मैथ डॉट पाव और n,2, ये होना चाहिए। फिर इसके बाद इसका जो है आउटपुट भी पूछा गया है। हाँ मैथ के आगे ब्रैकेट नहीं लगा हुआ। नहीं मैथ के आगे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अब देखो इसका आउटपुट भी पूछा है ना, वैल्यू ऑफ p। तो देखो यहां पे देखो 2 है, तो 2 माइनस 1 करोगे, 2 माइनस 3 करोगे, कितना हो जाएगा? -1। -1 क्या 4 से मैच हो रहा है? नहीं, तो कहां जाएंगे? कोलन साइन में जाएंगे। कोलन साइन में m इंटू m, m में क्या है? 2, तो 2 इंटू 2 4 माइनस और n की पावर 2, तो n में आपका 4 था, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 16। और 4 माइनस 16 करेंगे तो माइनस 12। 0.0 कहीं कहां? सर आईएनटी तो वो हो जाएगा ना खुद से, क्या कहते हैं? हाँ मैथ के चक्कर में हो सकता है ये आ जाएगा, आ ही जाएगा। हाँ मैथ के चक्कर में आ जाएगा, मैथ लगा है ना। हाँ 12 भी हमने सही कर दिया है, तो ये आया है इसका आंसर। हमने छोटी छोटी चीजें कभी कभी बीच बीच में इग्नोर कर दी हैं, बोर्ड में भी इग्नोर कर दी जाती हैं। फिर उसके बाद देखो कि इसमें आउटपुट बताना था, और इसको क्या रीराइट वाइल लूप से, वाइल लूप है फॉर से। तो फॉर में हमने क्या बताया था कि जो लूप वेरिएबल है वो तो लूप के अंदर डिक्लेयर होता है, बाकी सब ऊपर। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल जो थे INT, लूप किससे चल रहा है? I से नहीं, J से, तो I यहीं बना रहेगा, I 65 हो जाएगा, कॉमा J इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि J इक्वल टू 0 लूप के अंदर रहता है फॉर में। तो यहाँ पे फॉर J इक्वल टू 0 और J इज लेस देन इक्वल टू 10 नहीं दिखाई पड़ रहा है, वैसे तो होता है। और क्या? और J
प्लस प्लस, और जे प्लस प्लस नहीं है यहाँ पर, जे इज इक्वल टू जे प्लस, नो नो नो, जे से लूप चल रहा है ना, तो जे प्लस इज इक्वल टू 3। उसके अंदर जब आएंगे तो एसओपी कैर आई और फिर आई प्लस प्लस, ये है। ठीक, अब इसका आउटपुट निकालोगे तो देखो ये 0 से +3 हो रहा है, तो देखो 0 चलेगा, ध्यान दो 0 चला, फिर 0 + 3 3, 3 + 3 6, 6 + 3 9, बस इतना ही चलेगा, और उसके बाद फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पे आई प्रिंट हो रहा है ना, आई प्रिंट हो रहा है, तो आई, अच्छा आई है, सॉरी, अच्छा तो आई की वैल्यू जरा देख लो, यहां पे आई की वैल्यू है 65 थी ना, तो 65 सबसे पहले क्या देगा यहां पर, ए, फिर बी सी डी, हम स्पेस नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी, और बस हो गया। तो फॉर लूप कितने नंबर का था ये? अरे हमने नंबर बांटे हैं यार। फिर देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। स्टैटिक कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल। स्टैटिक की अगर क्लास वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो स्टैटिक INTA लिखोगे, अगर इंस्टेंस वेरिएबल है तो खाली INTA लिखोगे। हाँ, ये सब थ्योरी में बताया है। फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू को कांस्टेंट बनाने के लिए फाइनल से कोई वेरिएबल की वैल्यू फाइनल INTA = 5 लिख दें अगर, तो ए की वैल्यू 5 फिक्स हो जाएगी। फिर A++ करोगे एरर आ जाएगी, नहीं चेंज होने देगा, फाइनल बिल्कुल फिक्स कर देता है। उसके बाद देखो हाउ मेनी टाइम द लूप एग्जीक्यूटेड, आउटपुट क्या होगा, तो यहां पर देखें, यहां पे साइज में 4 है, 4 - 1 3, तो यहां आई के पास 3 गया, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब स्विच आई का मतलब स्विच 3, तो स्विच 3 का मतलब सीधे यहां आ जाएगा, यहां आएगा, और y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू 3 थी, तो 3 से प्लस प्लस होकर कितनी हो जाएगी 4, और प्लस x ऑफ i क्या है आपका, i आपका 3 है, तो x के 3 पे क्या है 0 1 2 3, 0 से गिना जाता है, तो ये +40 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, सबसे पहला आउटपुट 44 आ जाएगा। उसके बाद जो है यहां से लूप ऊपर चला जाएगा, i माइनस माइनस होके 2 हो गया, 2 भी बड़ा है नीचे है, अब 2 से सीधे 2 पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। अब यहां पर y की वैल्यू प्लस प्लस होके 4 हो चुकी है, याद रखना है ना, तो अब यहां पे जब जाओगे तो ये 4 आ जाएगी, तो 4 इंटू और x ऑफ i - 1, तो i इस समय क्या है 2 है, तो 2 - 1 1, तो 1 पे क्या है इसमें 0 1, 1 पे 50 है, तो कितना हो गया 200। उसके बाद अब ब्रेक लगा है तो ब्रेक से यहीं से बाहर चला जाएगा, लेकिन बच्चों ने 200 के आगे भी चला दिया, तो स्विच का ब्रेक है ना, लेकिन ये तो स्विच के अंदर वो केस का ब्रेक है। केस का ब्रेक है ना, केस के बाहर आके तो फॉग के अंदर जाएगा, ये तो केस से बाहर आया है। ना 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 ना, जैसे तुम ऐसे समझो, वैसे इसको चेक करने वाला है कि जैसे अब लूप में जो है इफ के अंदर ब्रेक लगाते हो तो तुम कहो हम तो इफ से बाहर जाएंगे, लूप से बाहर थोड़ी जाएंगे, लेकिन वो लूप से ही बाहर माना जाता है, या माना क्या जाता है, जाता है, तो इसी केस में ये बाहर चला जाना चाहिए। स्विच में तो वो अरे अभी तुमने सुना नहीं, जैसे लूप के अंदर इफ लगाते हो तो इफ भी तो एक स्ट्रक्चर है, ऐसे स्विच भी एक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको एक बार ट्राई कर लेना हमारे कहने पर। ठीक है, फिलहाल इतना ही आना चाहिए, और अगर आगे चल जाएगा तो भैया बहुत अच्छी बात है, वो स्विच का सेपरेट वाला फिर हो गया, लेकिन हमने इसको चला के नहीं देखा एक्चुअली, इसलिए हम जो पुराना अपना है उसी को मान के चल रहे हैं। फिर देखो यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो यहां पे क्या हुआ, p डॉट सबस्ट्रिंग 0,5 लिखा है, तो इसका मतलब 0 से 4 तक, p में 0 से 4 तक तोड़ लो, सबस्ट्रिंग क्या करता है, आप स्पेस पे भी इंडेक्सिंग होगी क्या? और क्या, स्पेस एक कैरेक्टर है बच्ची, स्पेस एक कैरेक्टर है, तो यहां पे 0 से 4 तक क्या होगा 0 1 2 3 4, तो यहां पर राम जी आ जाएगा,
फिर उसके बाद ये 5 से आखिरी तक पूरा तोड़ दे, तो 5 में मतलब है, तो मतलब पूरा टूट जाएगा। तो यानी यहां पर जो है, यहां पर आ जाएगा मतलब। अब क्या होगा, कंपेयर टू में ये m लेगा और इसको r लेगा, पहले कंपेयर करेगा। एक r से पहले स्पेस कहां से आ गया, जीरो पे ही तो राम जी है। तो अब m और r के बीच में डिफरेंस ढूंढेगा वो। तो m और r के बीच में डिफरेंस ABCD के हिसाब से जो पहले लेटर आता है उसको छोड़ के आगे तक गिन डालो। तो m को छोड़कर n, m के बाद NOPQR 5 आया, 5। m को छोड़कर r तक गिनो, MN 5 आया। अब 5 जो आएगा, तो अब देखा जाता है पहले वाला लेटर जो है अगर छोटा है दूसरे वाले से तो 5 माइनस में माना जाएगा, और पहले वाला लेटर अगर दूसरे वाले से बड़ा है तो 5 प्लस में माना जाएगा। तो क्योंकि m r से छोटा है ना, तो ये -5 आएगा। तो यहां पे इसका आउटपुट हो जाएगा -5। उसके बाद s में देखो क्या है, s में आपका जावा मतलब है, और p डॉट सबस्ट्रिंग 0 कॉमा। अब जरा देखो p डॉट इंडेक्स ऑफ s, तो 0 1 अच्छा है तो 6 आ जाएगा यहां पर। p में s का इंडेक्स नंबर क्या है, 6। अब 0,6 का मतलब क्या हुआ, 0 से 5 तक। तो 0 से 5 तक क्या दिखाई पड़ रहा है, स्पेस से। सर हमने s का काउंट करना था, हमने p का काउंट किया है। राम जी स्पेस इतना आ जाएगा। p डॉट इंडेक्स ऑफ वो उसमें काउंट होगा ना। तो p डॉट इंडेक्स ऑफ है तो p में राम जी तो है। तो s अभी पहले जावा लिखा जाएगा ना, s प्लस। अरे रुक तो जाओ, अभी हमने आउटपुट थोड़ी लिख दिया है, अभी हमने इसका मतलब निकाला है। राम जी स्पेस आ गया। उसके बाद अब ये कह रहा है कि इसमें s जोड़ दो, तो s में क्या था, जावा मतलब। तो यहां पर राम जी स्पेस तो आ ही चुका है। अब जावा मतलब, जावा मतलब राम जी, बिना स्पेस के। स्पेस क्योंकि आगे है ना। सर तो वो उसके लिए बनाएंगे अंडरस्कोर। नहीं कुछ नहीं बनाएंगे, छोड़ दो। आखिरी वाले स्पेस दिखाने की जरूरत नहीं, बीच में होता तो दिखाई पड़ता। ठीक है, जावा मतलब राम जी, ऐसे करके आ जाएगा। उसके बाद जरा इसको देखो, मैट डॉट रिंट क्या देता है, 6.0 देगा क्योंकि रेंट वो नीचे कर देगा। हाँ माइनस वाली वैल्यू है ना, तो ये पॉइंट माइनस में देगा, माइनस 6.0। ठीक, उसके बाद एबीएस क्या करेगा, इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो यानी 6.0 इसका फुल आंसर आ जाएगा। फिर जरा देखो मिन में हाँ राउंड इंटीजर में देता है। फिर देखो ये 15 पॉइंट समथिंग और -6.25, इसमें दोनों में मिन कौन है, -6.25। -6.25 किसको मिलेगा, राउंड को, और राउंड -6.25 को क्या कर देगा, -6। नहीं, राउंड फंक्शन हो चाहे रेंज फंक्शन हो, पॉइंट वाली वैल्यू हटा देता, तुम फंक्शन पढ़ नहीं रही हो। -6 दे देगा ये, और कई लोगों ने 0.0 लगा दिया है, तो ये गलत है। तो एक ये आउटपुट है, एक ये आउटपुट है, एक ये आउटपुट है, और एक आपका ये आउटपुट है, एक ये आउटपुट है। इस तरीके से लास्ट वाले में 0 क्यों नहीं लगेगा? अरे राउंड फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है इसलिए। ओके सर। सील फ्लोर रिंट ये सब 0.0 लगाएंगे, लेकिन राउंड अकेला है जो इंटीजर, मतलब वर्क तो सील फ्लोर जैसा करता है लेकिन वैल्यू इंटीजर में देता है। ओके सर। फिर व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, हाँ वही जो ऊपर लिखी थी, व्हेन वी मेक मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन अ प्रोग्राम या इन अ क्लास देन इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग विद डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, और जोड़ देना। उसके बाद जो है डिफरेंस बिटवीन नॉन पैरामीटराइज और डिफॉल्ट, नॉन पैरामीटराइज और डिफॉल्ट। एग्जांपल क्या, ये तो अच्छा खासा हमने पढ़ाया था, लेकिन तो देखो नॉन पैरामीटराइज का मतलब मेथड विच हैव नो पैरामीटर लिस्ट, जिसके अंदर गोल वाले ब्रैकेट में कोई वैल्यू ना हो, मेथड विच हैव नो पैरामीटर लिस्ट। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इट कॉल ऑटोमेटिकली। और फिर इसमें कह सकते हो कि इसमें इनिशियल वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं,
किसी भी इंस्टेंस वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कुछ भी डाल सकते हैं, इस सॉरी नॉन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में, और इसमें डिफॉल्ट वैल्यू ही डालेगा ये 0 इस टाइप का, ठीक है। और ये अपने आप कॉल हो जाता है, इसको कॉल, और ये भी, ये तो खैर दोनों में सेम है, अपने आप ही दोनों कॉल होते हैं। और इसको यूजर बनाता है और ये जावा का कंपाइलर बनाता है, ये भी डिफरेंस है, जावा का कंपाइलर बनाता है। तो ये आपके डिफरेंस थे इसमें। फिर डिफरेंस बिटवीन पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, कॉपीड वैल्यू तो इसमें जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप सेंड उसमें नॉन प्रिमिटिव, कॉपीड वैल्यू और इसमें नॉन प्रिमिटिव, कॉपीड वैल्यू से पहले वाला ठीक है। और इसमें जो है कॉपीड वैल्यू सेम सेंड फ्रॉम एक्चुअल पैरामीटर टू फॉर्मल पैरामीटर, और इसमें It sends ओरिजिनल वैल्यू वर्ड हमारी देसी भाषा है, वैसे इसको एड्रेस कहा जाएगा हमेशा। एड्रेस सेंड, एड्रेस ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप सेंड फ्रॉम एक्चुअल पैरामीटर टू फॉर्मल पैरामीटर। और फिर इसमें इफ एनी चेंज मेड इन फॉर्मल पैरामीटर do not get reflected in actual parameter. देन एक्चुअल पैरामीटर विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड, और ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, इफेक्टेड हो जाएंगे, हाँ, गेट रिफ्लेक्टेड। तो ये आपका इसका कहानी है भाई। उसके बाद देखो यहां पे इनिशियलाइज अ कैरेक्टर एरे CHR अपर केस वॉवेल से, तो आप लिखो कैर CHR स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू करली ब्रैकेट में, एरे है तो करली ब्रैकेट में ही फिक्स्ड वैल्यू डाली जाती है, तो A E I O U, कोलन, ये आपका इसका आंसर हो गया, ठीक। उसके बाद जो है रिप्लेस ऑल ऑकरेंस ऑफ कैरेक्टर E विद A इस वाली स्ट्रिंग में, तो इसमें आप लिखोगे str इक्वल टू str प्लस सॉरी डॉट रिप्लेस E कॉमा A। अब यहां पर दो गलतियां करी हैं बच्चों ने, एक तो ये यहीं से लिख दिया str डॉट रिप्लेस, अगर स्टोर नहीं होगा तो रिप्लेस ही नहीं होगा। दूसरा ये E और A लिखा, सिंगल कोट्स नहीं लगाया, कैरेक्टर है यानी कि सिंगल कोट्स के बिना कैरेक्टर लिखा ही नहीं जा सकता। सर वो मैंने पूरा लिख दिया जैसे आप प्रोग्राम करवाते हाँ हाँ ठीक, हैं, वो भी सही है। प्रोग्राम फिर उसके बाद जो है राइट द प्रोटोटाइप ऑफ मेथड, प्रोटोटाइप मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन, किसी भी फंक्शन की पहली लाइन बनाने के लिए कभी कहा जाएगा तो राइट द प्रोटोटाइप कहा जाएगा। तो उसमें तीन चीजें होती हैं, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा, फंक्शन का नाम क्या है और पैरामीटर लिस्ट क्या है, वही इसमें लिखा है, हमें ढूंढ के लिखना होता है। सबसे पहले क्या चाहिए, रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप यहां पे क्या कहा गया, बूलियन दैट रिजल्ट हाँ बूलियन रिटर्न हो रहा है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बूलियन उदिशा, ब्रैकेट में कोई आईडी ले लें, क्या सी ले लें, और ब्रैकेट में इन्होंने पैरामीटर क्या कहा, 1 कैरेक्टर आर्गुमेंट और 1 इंटीजर आर्गुमेंट, तो INTA कॉमा कैर CH। कितना आसान लगता होगा ना जब आंसर सामने आ जाता होगा। खाली अंधाधुंध अगर तुम जो है पेपर की वीडियोस देख डालो तब भी बिना पढ़े मेन चीजें पता चल जाएंगी क्या आता है, नहीं तो थ्योरी और सब कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है अब, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद फिर आप हाँ, नहीं ये प्रोटोटाइप में सेमीकोलन नहीं लगता है, वो तो पहली लाइन है, वो गलत है, वो काटा जा सकता है नंबर। फंक्शन की पहली लाइन के नीचे कर्ली ब्रैकेट खुलता है ना, इसका मतलब उसमें सेमीकोलन नहीं लग सकता। सेमी वो ब्रैकेट ओपन, फिर यहां पे n में कोई वैल्यू है इंटीजर की, उसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, सबसे अच्छा कौन सा फंक्शन था, वैल्यू ऑफ वाला, तो यहां पे लिख सकते हैं स्ट्रिंग, जिसमें कन्वर्ट करना वही यहां डेटा टाइप पहले आ जाएगा, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ का वो बड़ा है और यहां पर n, ऐसे लिख देना, हाँ।
और दूसरा इसका अगर लिखना चाहें तो ये इक्वल, बाकी सब यही रहेगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो, रुक जाओ, ये इंटीजर वैल्यू है ना, तो इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, नहीं पास स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग से कन्वर्ट कराता है, डॉट टू स्ट्रिंग का एस बड़ा है, और ब्रैकेट में यहां क्या हो जाएगा एन। तो इन दोनों में से कोई भी एक मेथड, इन दोनों का काम है कि नंबर में स्टोर किसी वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, और यही फंक्शन आते हैं हमेशा। तो जो दिशा है उसमें प्रोटोटाइप बनाने के बाद ब्रैकेट ओपन क्लोज भी करना होता है ना उसका, वरना एक नंबर काट लेते हैं। अगर स्कूल में कहा गया नहीं, प्रोटोटाइप का मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन, बॉडी से क्या मतलब, हमें उसमें जब कुछ लिखना ही नहीं है तो कर्ली ब्रैकेट ऑन ऑफ करने से कोई फायदा थोड़ी ना है। सर कर देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है बच्चों, टाइम हमारा हो गया है पूरा, क्योंकि अब प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगी, है ना, और हम लोगों को थ्योरी भी पढ़ना है आज जबरदस्त एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे आपके थ्योरी के, वो जो फंक्शन टॉपिक पढ़ा था उस पे बेस्ड। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी तुरंत, 5 मिनट तो लेंगे। हाँ वही टाइम। आगे एक प्रोग्राम है, ऐसे ही बता दीजिए आगे एक है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं।